हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हैं कि वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना जिसमें वीबीटी से क्वेश्चन नहीं आते हो, चाहे वो आपके पास आईआईटी जेईई के पेपर को देख लीजिए, चाहे आपके पास नीट का एग्ज़ाम देख लीजिए और एनी बोर्ड एग्ज़ाम। एक क्वेश्चन यहाँ से वीबीटी से आते आता है, तो यहाँ से आपको ये वीबीटी अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ से मार्क्स कटने नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीबीटी। सबसे पहले हम वीबीटी इन केमिकल बॉन्डिंग देख लेते हैं। वैसे तो हमें पढ़ना है वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने क्लास +1 के अंदर वीबीटी इन केमिकल बॉन्डिंग भी हमने पढ़ा था और उसके हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती। जैसे आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एक एस का ऑर्बिटल है, एक पी का ऑर्बिटल है, इन दोनों की हम ओवरलैपिंग करवा दें तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। या एस का एस के साथ ओवरलैप करवा दें, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हमने पढ़े थे बाय द ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग का ये कहता था कि ओवरलैप से बॉन्ड बनता है। जबकि हाइब्रिडेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन बिफोर ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल अकर, कि आपके पास ओवरलैपिंग करवाने से पहले उन ऑर्बिटल को हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंटरमिक्स करवाना पड़ेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी। और जो वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारी रहेगी इंटरमिक्सिंग प्लस ओवरलैपिंग, दोनों कंसेप्ट रहेगी। पहले इंटरमिक्सिंग होगी, उसके बाद ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। तो वीबीटी यही कहता है कि आपके पास इंटरमिक्सिंग प्लस ओवरलैपिंग। ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं वीबीटी के, बाकी पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। वीबीटी के अकॉर्डिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स प्लस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, पहले इंटरमिक्सिंग करेंगे उसके बाद ओवरलैपिंग करेंगे। ये बात ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वीबीटी का, इंटरमिक्सिंग प्लस ओवरलैपिंग, पहले इंटरमिक्सिंग उसके बाद ओवरलैपिंग। सी में विल प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा था कि जो लिगेंड्स होता है वो लिगेंड्स अपने जो लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है। अब सेंटर मेटल जो एटम्स होता है वो एक्सेप्ट करता है, तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने के लिए सेंटर मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उनको वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंटर मेटल एटम। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स विल बी हाइब्रिडाइज, और उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जो प्रोवाइड करे हैं उनको ही हम मिक्सिंग करेंगे, उनको ही हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे। और आपको ध्यान रखना चाहिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। हमने पीछे वाली वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंटर मेटल एटम के पास 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होना नेसेसरी है। और अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेंटर मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल एटम विल ओवरलैप, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने की, यानी जो हमने इंटरमिक्सिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर एटम मेटल एटम की, उनको हम ओवरलैप करेंगे विद द लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि उनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। यानी थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर मेटल एटम एंड lone pair orbitals of ligands overlap with each other to form coordinate bond। तो वीबीटी के हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है सेंटर मेटल एटम के बीच में और लिगेंड्स के बीच में। सबसे पहले आपको क्या करनी है, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल करनी है, उसके बाद ओवरलैपिंग करनी है। और सीएमए के बाद क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। और कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। वैकेंट ऑर्बिटल्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स जब लोन पे डोनेट करेगा तो उसको अरेंज करने के लिए चाहिए।
और इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल एटम और ओवरलैप करेंगे इसके साथ लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स के साथ। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास M जो है वो सेंटर मेटल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी मैंने एक लोब्स दिखा रखी है, ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रखा है जो कि खाली, और ये जो आपका लिगेंड्स है उनके ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक लोन पेयर है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे, और जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ए कोऑर्डिनेट पॉइंट। वीबीटी के हिसाब से ओवरलैपिंग करके ही पॉइंट बनता है मेटल और लिगेंड्स के बीच में। आपको ये ध्यान रखना है, लिगेंड्स दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। हालांकि वीबीटी की लिमिटेशंस रहेगी कि वो हमें ये नहीं बताएगी कि कौन से लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन से लिगेंड्स हमारे पास है वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स उनको बोला गया जो आपके पास जो लोन पेयर है वो इजिली डोनेट कर देता है। अगर आपके पास ऐसे लिगेंड्स जो लोन पेयर को इजिली डोनेट कर दे, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो इजिली डोनेट नहीं करते। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा वैसे। और हमें कैसे पता चलेगा, तो CFT थ्योरी बताएगी कौन से हमारे पास है लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और कौन से लिगेंड्स हमारे पास है वीक फील्ड लिगेंड्स है। और हमारे लिए एक सीरीज बनी हुई है, उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो आने वाली वीडियो में देख लेंगे। एक बार आपको इतना पता होना चाहिए कि लिगेंड्स दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जो इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में रखा गया, और जो इजिली डोनेट नहीं करते उनको वीक फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में रखा गया है। वीबीटी आपको ये नहीं बताएगी कि कौन से लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन से लिगेंड्स आपके वीक फील्ड है। ये आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये एक ही सीरीज है, ये 3 लाइन नहीं है, एक ही सीरीज में लिखे गए हैं। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे आई और बी आर की बात करें तो आपका ब्रोमीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, फिर SCN, थायोसाइनेटो, क्लोरो, इस तरह से ये आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आपसे पूछ ले कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा CO, कार्बोनाइड। और सबसे वीक फील्ड लिगेंड्स कौन सा है, आयोडो। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब आपको कि सर इसको याद करना, तो याद नहीं करनी है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उससे आपके पास मोस्टली क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बट ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज CFT आगे जो एक थ्योरी है क्रिस्टोफील्ड थ्योरी, उसी से क्लियर होगी कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और VBT के हिसाब से हमें उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स चाहिए और वीक फील्ड लिगेंड्स चाहिए। क्यों चाहिए मैं बता देता हूँ। VBT ने एक पोस्टुलेट्स ये भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू VBT अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो हम क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करेंगे बिफोर द इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्स करने से पहले ही हम उनकी क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। किस केस के अंदर, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो पेयरिंग नहीं करेंगे। ये भी आपका एक पोस्टुलेट्स है VBT का, आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो इंटरमिक्स करने से पहले, ओवरलैपिंग करने से पहले जो सेंटर मेटल एटम के ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। जबकि वीक फील्ड लिगेंड्स में आपको पेयरिंग नहीं करनी है। सारे पोस्टुलेट्स आपको एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपको देखिए छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आसानी से याद रहेगा। जिस लिगेंड्स के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन डोनेट्रम है तो वो आपके पास कौन सा लिगेंड्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा। अगर आपके पास ऐसे लिगेंड्स जिसके अंदर कार्बन डोनेट्रम है या नाइट्रोजन, उसको हम बोलेंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और जिनके अंदर ऑक्सीजन डोनेट्रम है और हाइड्रोजन डोनेट्रम है, सॉरी हेलोजन डोनेट्रम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको H2 है और NH3 है, इसमें आपको पहचान करने की कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो H2 में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, डोनेटम इसके अंदर कौन है, ऑक्सीजन डोनेटम है। और NH3 के अंदर कौन सा डोनेटम है, नाइट्रोजन डोनेटम है।
तो जो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा उनकी उस लिगेंड्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और H2 आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस केस के अंदर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है, जिस लिगेंड्स के अंदर कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलेंगे। और ऐसे लिगेंड्स जिनके अंदर डोनर एटम आपके पास कौन सा हो, ऑक्सीजन हो या फिर हेलोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें आपको सिंपल सा एक ध्यान रखना है, CNOX। इसमें जो पहले दो हैं कार्बन नाइट्रोजन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और जो ऑक्सीजन और हेलोजन है वो आपके पास क्या रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके एग्जाम में ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। अगर आपसे पूछ भी ले कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो उसका आंसर या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि 5 वाले नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, FeCO5, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। तो CO आपका मोनोडेंट लिगेंड्स है, कितने लिगेंड्स हैं, 5, और जितने डोनेट करेगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 वाले बट आपसे नहीं पूछेगा, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। 99% आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उनकी हाइब्रिडेशन या तो sp3 होगी या DsP2 होगी। अभी हम आगे निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल और DsP2 है तो स्क्वायर प्लेन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसकी हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 हो जाएगी या फिर d2sp3 हो जाएगी, और दोनों की शेप आपके पास क्या रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 है तो भी ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल शेप रहने वाली है। तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेन हो सकती है। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए और फिर शेप पूछ ले, आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। अब क्वेश्चन BBT में क्या क्या पूछे जाएंगे। वैसे तो 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल तौर पे आपसे एक तो पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, जैसे अभी हम बात की कि sp3 होगी, DsP2 होगी, या sp3d2 होगी, या फिर d2sp3 होगी। इस तरह की हाइब्रिडेशंस आपसे पूछेगा कि क्या होगी। इसके बाद ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, और मैग्नेटिक भी है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। आपको पता होना चाहिए कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो ये हम +1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसे आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। 4 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। टोटल 6 टाइप करते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे आपको किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, खासकर 3D ट्रांजिशन सीरीज की, जिनकी 3D ट्रांजिशन सीरीज आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि एक्सेप्शन केसेस में भी क्रोमियम और कॉपर। जिस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, Fe। अच्छा, हमने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था उस टाइम आपको एक बात बोली थी कि जो सेंटर मेटल एटम होगा वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जाता है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब Fe का आपको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर तो आना चाहिए। फिर एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 26। पहले लिखेंगे 3D और उसके बाद लिखेंगे 4s, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। अब जो एटॉमिक नंबर है वो आगे पीछे कर देंगे, 3D 6 4s 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे मुझे लिखना हो, मान लीजिए निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम 3D
8 और 4s2, पहले 3D उसके बाद 4s आता है, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, हाइब्रिडेशन निकालिए, ज्योमेट्रिक निकालिए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए कंपाउंड का क्या होगा। सबसे पहले आपको एक कंपाउंड देखा है NiCN4, कितने लिगेंड्स हैं 4, इनटू मोनोडेंट्स है या डाइडेंट है या ट्राइडेंट लिगेंड्स है। तो आपने पिछले वाली क्लास से क्लियर हो गया होगा कि CN कौन सा लिगेंड्स है, मोनोडेंट लिगेंड्स है। इसका मतलब वो एक ही कोऑर्डिनेट मोड बनाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा आ चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा पास, 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, VBT के हिसाब से आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है, ज्योमेट्री निकालनी है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालनी है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, सेंटर मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28, इसकी इलेक्ट्रॉनिक 3D8 4s2। उसके बाद आपको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे निकालनी बताई थी, दो हम ब्रैकेट लेते थे, दोनों के बीच में साइन आता था माइनस का। पहले ब्रैकेट में हम लिखते थे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर -2। फिर कितने लिगेंड्स हैं 4, और लिगेंड्स पे चार्ज कितना है -1, तो -2 माइनस माइनस +4, तो आंसर आ जाएगा +2। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकल +2 की। और जब निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मीन्स निकल पे +2 चार्ज दिखा रखा है हमने, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, ये इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बचेगी आपके पास 3D8, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमारे पास है 3D, उसके बाद है 4s, और 4s के बाद क्या आता है 4p, और 4p के बाद क्या आता है 4d। अब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s खाली रहेगा, 4p खाली रहेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि CN कैसा लिगेंड्स है, क्योंकि VBT कहती है कि अगर गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, तो इंटरमिक्स करने से पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि CNOX, इसमें क्या था कि अगर दोनों एटम कार्बन और नाइट्रोजन है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में लेना है, ऑक्सीजन या फिर हेलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में लेना है। तो यहाँ पे CN के अंदर क्लियर हो गया होगा आपका कि कौन सा लिगेंड्स है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। तो हम पहले क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, और पेयरिंग करने के बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर एटॉमिक ऑर्बिटल को जनरेट करेंगे। जब कितने थे, 8 थे, 8 की पेयरिंग करेंगे तो इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला D का एक एटॉमिक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। हमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, खाली 4। तो मैं डिनोट कर देता हूँ 1 2 3 और ये 4। और अब इनको हम क्या कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। इंटरमिक्स करने के बाद उनकी क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन, तो एक D का हो जाएगा, एक S का हो जाएगा। इंटरमिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे, एक D का, एक S का, और P के कितने हो जाएंगे 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी इसकी, DsP2। और DsP2 की शेप क्या क्या बताई थी मैंने, स्क्वायर प्लेन। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो फिर से देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4, हाइब्रिडेशन क्या आई DsP2, ज्योमेट्री कैसी आई स्क्वायर प्लेनर, और मैग्नेटिक बिहेवियर कोई इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेड है, तो इसका मतलब ये कैसे होगा आपके पास है, डायमैग्नेटिक होगा। स्क्वायर प्लेनर में 4 कॉर्नर पे होते हैं, तो आप इस तरह से इसकी शेप बना सकते हो। निकल 4 कॉर्नर पे दिखा दिया, इसके ऊपर -2, और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका, डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हमें VBT थ्योरी से सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको सेंटर मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो आप पहले क्या कर दें, पेयरिंग कर दें
इलेक्ट्रॉन्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो आप पेयरिंग नहीं करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। फिर आप क्या करोगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंडिकेट करोगे जो आपको जब लिगेंड्स डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होगा वो। और वो कैसे करना है, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं उतना ही आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स डोनेट करके हमें दिखाने हैं, और उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हमें क्या करवानी है, हाइब्रिडेशन करवानी है। मोर एग्जाम्पल्स लेते हैं, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्लियर होते जाएंगे। जैसे FeCN6 एटॉमिक नंबर 26, पहले 6 लिख देंगे, बाद में 2 लिख देंगे, 3D6 जैसे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, कितने लिगेंड्स हैं 6, कौन सा है, मोनोडेंट है या डाइडेंट है, मोनो है तो 1 लगा दूंगा, डाइडेंट है तो 2 लगा दूंगा, 6 × 1 कितना आ जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशंस आपके पास इसके बाद में पता चलेगी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो 3D6 4s2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, +2 आ जाएगी, इसका मतलब लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन s वाले निकल जाएंगे, 3D6 बचेंगे। अब 3D6 4s 4p, 4s खाली रहेगा 4p खाली रहेगा, 3D के अंदर 6 होंगे। अब सीन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड्स है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पेयरिंग करेंगे, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के अंदर वो पेयरिंग करके दिखा देंगे। फिर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 चाहिए, 2 तो ये हम डी के दिखा देंगे, और एक एस का 3 पी के, टोटल हो जाएंगे 6। और इन्हीं को हम क्या करा देंगे, इंटरमिक्स करा देंगे। इंटरमिक्स करेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगी इसकी, D2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडेशन D2sp3, क्योंकि जो आपने इंटरमिक्स किए हैं 2 डी के, एक एस का, 3 पी के, उन्हीं की हाइब्रिडेशन करवानी है। 6 चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इसका 6, और आपको पता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो उनकी शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर आपके पास कैसा आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। अगर शेप बनानी हो तो आपको पता होगा 4 कॉर्नर पे लगा देंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल शेप जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, NiCO4 निकल। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने, सॉरी निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 3D8 4s2। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंट लिगेंड्स हैं, कितने लिगेंड्स हैं 4, 4 × 1 4, पहले भी निकालना बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, 3D के अंदर 8 हैं, 4s2 और 4p के अंदर है ही नहीं, तो हमने इस तरह से इसको दिखा दिया, डी के अंदर 8 दिखा दिया, एस के अंदर 2 और पी के अंदर खाली दिखा दिया। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी 0 आ रही है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही, इसका मतलब जो निकल की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन चल रही है। पर CO आपका कैसा लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कार्बन डोनर एटम है, और मैंने अभी बताया था CNOX, कार्बन अगर डोनर एटम हो या नाइट्रोजन डोनर एटम हो तो उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मिलेंगे, और अगर आपके पास ऑक्सीजन या फिर हेलोजन हो तो उसको हम वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। तो हम पेयरिंग कर देते हैं, टोटल 10 है, तो 10 के 10 हम क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसकी पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग करने के बाद ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये जो एस वाले वो यहाँ आ जाएंगे, एस वाले यहाँ आ जाएंगे, एस खाली हो जाएगा, क्योंकि 10 करने हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान करें, ये एस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास इसकी हाइब्रिडेशन क्या बनेगी, एक एस का, एक पी का, दूसरा भी पी का, तीसरा भी पी का, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितने ऑर्बिटल खाली करने, इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी बनेगी, sp3, एक एस का और पी के कितने मिक्स करेंगे, 3 के, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 4, और sp3 होगी तो इस शेप का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी रहने वाली है, टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा आपके पास, डायामैग्नेटिक। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो वहाँ पे मिस प्रिंट था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, देखो फाइनल स्टेज के अंदर 3D 4s और 4p इस तरह से हमें
पहले डी के पेयरिंग की, फिर एस वाले भी डी के अंदर आ गए, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स होंगे और sp3 बनाएंगे और ये टेट्राहेड्रल शेप होगी, 3 यहाँ हो जाएंगे, एक ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NiCl4, ये एग्जांपल देखिए, NiCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितना निकल जाएगा इसका, सही बच्चों ने निकाल लिया होगा, 4i। अब निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 और 4s2। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ निकल +2 की, तो 3d8 हो जाएगा और 4s कितना हो जाएगा पास, 0 हो जाएगा। तो डी के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और डी के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 में तो 2 2 आ जाएंगे, 2 में 1 1 आ जाएंगे, और एस के अंदर 0 हो जाएगा, और पीक भी आपका खाली रहने वाला है, निकल +2। अब Cl कैसा है, Cl एक हेलोजन है, और हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं करेंगे, तो 8 के 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहीं रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम क्या करेंगे, फिर से दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपके पास क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो आपके पास एक एस का दिखा देते हैं और 3 किसके दिखा देते हैं, पी के। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी आपके पास, sp3। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी sp3 होगी, ज्योमेट्री कैसी रहने वाली है आपके पास, टेट्राहेड्रल। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 के अंदर 2 2 है, 2 के अंदर तो सिंगल है, इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका, पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, PtCN4-2। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d961। यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या हो जाएगा, Pt+2, और P2+2 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो एक इलेक्ट्रॉन तो एस से चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा, फिर डी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 5d8 और 6s0। तो डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और आपको पता है सी एन कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो मैं 8 के 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, पेयरिंग कर दूंगा। ये बात ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो इंटरमिक्स करने से पहले हम पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं करेंगे। और कैसे पता चलेगा, अगर जिस लिगेंड्स के अंदर कार्बन या नाइट्रोजन दोनों एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। तो पेयरिंग कर दी, इसके बाद डी का एक खाली हो गया, हमें कितने चाहिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक डी का, एक एस का, 2 पी के, DsP2। और DsP2 की शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडेशन आपके पास DsP2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट CuCl4-2, कॉपर के इलेक्ट्रॉन का 3d10 4s1, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन केस है, आपको ध्यान रखना। अब आपके पास डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और एस के अंदर 1, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तो कॉपर +2 की अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो बनेगी 3d9 और 4s0। 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन 3d से चला जाएगा, तो डी के अंदर कितने बचेंगे, 9। तो ये 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड से पेयरिंग नहीं करेंगे। अब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने खाली चाहिए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो 4 ही चाहिए, तो एक एस का और 3 पी का मिक्स कर देंगे, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3, और sp3 तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, COF6, इसमें कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 3d7 4s2। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +3 आएगी, +3 के हिसाब से लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 10 से चले जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन आपका 3d से चला जाएगा, 3d में क्या इतने बचेंगे, 6।
6 के 6 मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। और अब आप ध्यान से देखें तो फ्लोरीन हेलोजन की कैटेगरी में आता है। तो हेलोजन आपका वीक फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स से तो पेयरिंग नहीं करेंगे। और इसके पास खाली ऑर्बिटल कितने दिखाने हैं, मेरे पास 6 दिखाने हैं, तो 4s 4p और 4d। तो एस का एक, 3p के और डी के 2। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इनकी, sp3d2। हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d2। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर दो प्रकार के और चीज़ें होती हैं। एक होता है आउटर ऑर्बिटल और एक होता है इनर ऑर्बिटल। एक होता है लो स्पिन और एक होता है हाई स्पिन। सबसे पहले देखिए, अगर हाइब्रिडेशन के अंदर अगर डी पहले आता है, जैसे DsP2, या फिर हम बात करें D2sp3, और एक पढ़ा था हमने sp3d2, जिसमें डी पहले आता है उनको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पहले आएंगे उनके लिए इनर। sp3d2 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर। डी अगर बाहर आया है तो उन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर डी हाइब्रिडेशन के अंदर पहले आए तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अच्छा दो और होते हैं, एक लो स्पिन होता है, एक हाई स्पिन होता है, उसको भी क्लियर कर लीजिए। जैसे हम स्पिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन रिप्रेजेंट करता है प्लस हाफ, और ये वाला जो रिप्रेजेंट करता है माइनस हाफ। और अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस हाफ और उसको प्लस कर दें माइनस हाफ से, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन होगी, और अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी पेयरिंग है तो स्पिन नहीं होगी। इसका मतलब लो स्पिन और हाई स्पिन। जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाई स्पिन होंगे, और जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो आपके पास क्या होंगे, लो स्पिन होंगे। ये ध्यान रखना। तो इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डी इसका sp3d2 है, और sp3d2 है तो डी बाहर आया तो ये कौन सा हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, इसकी स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और ट्रिक के तौर पे बता दूं, जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे 99% आपके कैसे होंगे, हाई स्पिन होंगे। और जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे वो आपके हमेशा ही कैसे मिलेंगे, लो स्पिन मिलेंगे। फिर से सुन लीजिए, एक आसान सी ट्रिक है, जितने भी आउटर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी स्पिन क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जो बाहर होगा, मान लो ऐसे ही सोच लीजिए, जो बाहर होगा वो आसानी से स्पिन करता रहेगा तो उनकी स्पिन हाई होगी, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी स्पिन हमेशा क्या होगी, लो होगी। ये ध्यान रखना। CrNs3 6, इसके अंदर देखिए, ये पहला एक्सेप्शन केस वाला बता देता हूँ। वैसे एक्सेप्शन केस नहीं है, ऐसे एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, NH3 मोनोडेंट्स हैं 6 हैं टोटल, तो आपके पास 6 लिगेंड्स हैं, मोनोडेंट लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3, डी के 3 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, एक एस से निकल जाएगा, 2 कहाँ से निकल जाएंगे, डी से। अब आप पेयरिंग करवाते हैं, है ना, पेयरिंग करवाते हैं तो आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाई अपने। जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रखे हैं, वहाँ पे एक ही 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये गलती से लिखा गया है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी अगर आप पेयरिंग करते हैं तो आप पेयरिंग करते तो एक और डी ऑर्बिटल खाली हो जाता। तो आपको ध्यान देना है, डी के 2 से ज़्यादा खाली हमें करनी नहीं, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और हमें अगर पहले से खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड्स जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके लिए हमारे पास पहले से वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो हम क्यों पेयरिंग करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग आपके पास नहीं करवानी। हालांकि NH3 के अंदर दोनों एटम नाइट्रोजन है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, तो आपके पास ये ध्यान रखना है। जिसके डी के 2, एक एस का और 3 पी के, तो वाइब्रेशन कौन सी हो जाएगी, D2sp3। और D2sp3 हो जाएगी, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, ऑक्टेडल। और मैंने आपको पहले ही बताया कि D2sp3
तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये एक्सेप्शन केस आपको मैं बता दिया। अभी बताया था जनरली क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, और जितने भी आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं। बट मैंने आपको सही कंसेप्ट बताया था, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, हाई स्पिन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसा होगा, वो लो स्पिन। वो कंसेप्ट है, वो आप ध्यान रखें। FeH2O6 इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडेशंस है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम्स रहती है तो हम इसको डिस्कस करें। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला है, +1 के बुक में भी हमने पढ़ा था, √n × n+2, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी अगर हम बात करें, पीछा जो एग्जाम्पल मैंने सोल्व करवाया था उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 थे, तो n की वैल्यू 3, 3 + 2, तो आपके पास आ जाएगा 3 × 5 यानी 15। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लोगे, कर लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालना। अभी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे हमने पहला केस किया था NiCO4, निकल के इलेक्ट्रॉन का 3D8 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, और इसको हम पेयरिंग करवाएंगे तो 3D का फुल पेयर हो जाएगा, 4s का खाली रहेगा, 4p का भी खाली रहेगा। तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है n × n+2, उसके अंदर n की वैल्यू 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा क्लियर कर पाओगे कंसेप्ट को। बाकी जो पोस्टुलेट्स हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।